जी हम शुरू कर रहे हैं। जी नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं और ये मुद्दे जो हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। लॉकडाउन के समय में आप सभी को कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करें, आपके हित में है। परंतु नियमों का पालन कौन नहीं कर रहा है, ये सोचने का विषय है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो एक मुद्दा जो है बहुत ही चिंताजनक बना हुआ है और इसी मुद्दे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक और मुद्दे के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इस वक्त, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर हम सभी कोई लॉकडाउन का पालन ठीक प्रकार से ना करें तो जिम्मेदारी किसकी होगी। मैं बात कर रही हूँ माइग्रेंट लेबरर्स की। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग अपने घरों से इतने दूर काम के लिए जाते हैं और 40 दिन के बाद उन्हें घर जाने का मौका सरकार देती है, परंतु उनसे किराया वसूलने लगती है, तो सोचिए जरा उनकी स्थिति कितनी दयनीय पहले ही है और कितनी असंवेदनशीलता सरकार दिखा रही है। मैं इस विषय पे ज्यादा आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपकी मुलाकात करवा देती हूँ अपने खास मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट श्री काजमी जी। श्री ऐसे काजमी जो हैं, उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में इंडियन एक्सप्रेस और कई अखबारों में इन्होंने लिखा है और देहरादून जो है उसको ये अपना घर मानते हैं, इसलिए अब पिछले 20 वर्षों से देहरादून में है। परंतु इंडियन एक्सप्रेस हो या और बड़े बड़े नेशनल जो न्यूज़पेपर्स है, उनमें लिखने के बाद देहरादून में यदि वे आज रह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। बहुत ही गहरी सोच वाले, बहुत ही प्रबुद्ध माने जाने वाले काजमी साहब, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया सुजाता जी, इसके बाद आपकी मुलाकात करवा दूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रखर वक्ता नेता मेरे बड़े भाई सूर्यकांत धस्माना जी से। सूर्यकांत धस्माना जी, इनके बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा, क्योंकि राजनीति की जब बात आती है तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर मुद्दे पे लोगों के साथ खड़े नजर आते रहे। कोरोना वायरस के समय में जब लोग अपने घरों के अंदर हैं, जब हमारे शीर्ष मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया घर से बाहर नजर नहीं आ रहे, तब ऐसे समय में कांग्रेस के और भी नेता हैं जो बाहर आ रहे हैं, और उनमें सबसे पहला नाम है सूर्यकांत धस्माना जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट मैं शुरू करना चाहूंगी। आप लोग जानते हैं कि अमन मणि त्रिपाठी वाला जो मैटर है, ये बेहद ही संवेदनशील एक मुद्दा बन गया है। जिस प्रकार से अमन मणि त्रिपाठी, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके पिताजी अमर मणि त्रिपाठी वो कौन व्यक्ति हैं जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें वे सजा याफ्ता है, उनको सजा मिली हुई है, वो सजा काट रहे हैं, उनकी पत्नी भी सजा काट रही है। और क्या किया था इन्होंने, एक कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी थी। ये जो अमर मणि त्रिपाठी जी हैं, जी मैं क्यों लगा रही हूं मुझे खुद भी नहीं पता, अमर मणि त्रिपाठी,
और उनकी पत्नी के ऊपर ये मुकदमा इसलिए किया गया क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी के नाजायज संबंध थे मधुमिता शुक्ला के साथ, और जब वे गर्भवती थी तब उनकी हत्या करी रास्ते से हटाने के लिए। मधुमिता शुक्ला की बहन की भरसक कोशिश के बाद उन्हें सजा हो पाई और उत्तराखंड में ही इस केस को जो है लड़ा गया, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि इतने दबंग ये हैं कि शायद न्याय नहीं मिलेगा मृतिका को। दूसरी तरफ जानते हैं क्या हुआ? उनका एक बेटा है जिसका नाम है अमन मणि त्रिपाठी। अमन मणि त्रिपाठी आज कौन है? अमन मणि त्रिपाठी केवल इन दोनों लोगों के पुत्र ही नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न केवल विधायक हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतलवा विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, परंतु इनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा चल रहा है। ये हत्या के आरोपी हैं। और किसके हत्या के जानना चाहते हैं? अपनी पत्नी के। ये बेल पे, पर ये विधायक है क्योंकि लोगों ने इन्हें चुना है। परंतु इन्होंने किया क्या? ये उत्तराखंड में आए और बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करने निकल पड़े। इनको रामजी शरण शर्मा, जो हमारे देहरादून के एसडीएम हैं, उन्होंने परमिशन भी दी। कैसे दी थी परमिशन, ये सवाल है। परंतु इसके अलावा जो बहुत ही सीरियस इशू है वो ये है कि उस ऑर्डर के ऊपर एक ऑर्डर दिया गया, और ये उस व्यक्ति द्वारा दिया गया जो हमारे उत्तराखंड में एक बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, एडिशनल मुख्य सचिव ACS ओम प्रकाश। इन्होंने इन्हें क्या परमिशन दी कि 12 लोग 3 गाड़ियों में भरकर ये ग्रीन जोन के बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा को जाएंगे। और किस लिए जाएंगे? इनको योगी आदित्यनाथ जी के पिता के अंतिम संस्कार में पितृ कर्म पूरे करने ये जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी के अंतिम संस्कार की विधि को पूरा करने के लिए, जबकि उनके भाई है। अब ये ग्रीन जोन्स में गए और जानते हैं उत्तराखंड के ये ग्रीन जोन्स जो है, यहाँ पे कोविड का एक भी केस अब तक नहीं आया। परंतु मजाल है कि किसी की हिम्मत भी हो जाती कि इनकी टेस्टिंग हो जाती, इनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाती, या इन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता। आप देखिए कि किस प्रकार से अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले नहीं है, परंतु ये चल पड़े वहां। और जबकि हमारे मुख्यमंत्री की बता दूं कि वे तो जब गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ जी के कपाट खुले तब भी वे नहीं गए। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये रावल जो होते हैं हमारे मुख्य पुजारी बद्रीनाथ जी के, जो इस वक्त क्वारंटीन है ऋषिकेश में, ये उनसे भी बड़े हैं क्या तो ये वहां पहुंच गए? मैं इस विषय पर आपकी पहली टिप्पणी चाहती हूँ धस्माना जी। देखिए सुजाता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया, लॉकडाउन देश का घोषित किया 23 तारीख को, और 24 तारीख से पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है। और लॉकडाउन में जब चल रहा है उसका कारण सबको पता है, उस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कोविड-19 है उसका जो प्रभाव है, उसकी जो चेन है, उसको तोड़ने का एक सिलसिला लॉकडाउन के माध्यम से, पहले लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन 2 हुआ, और अब लॉकडाउन 3 चल रहा है। और उत्तराखंड की विशेष बात कर रहा हूं, पूरे देश में अगर आप देखें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बाद में आऊंगा, उत्तर प्रदेश से लेकर के जहां के वो विधायक हैं, और पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए सुरक्षा बलों को फोर्स इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगह तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस प्रकार से पुलिस लाठी चला रही थी, जिस प्रकार से लोगों की पिटाई कर रही थी, वो बड़ा अमानवीय लग रहा था।
लेकिन क्योंकि लॉकडाउन को फॉलो करवाना था, लॉकडाउन का पालन करवाना था, तो पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती पूरे देश में करी। उत्तराखंड के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और लगभग 95 से 96% लोगों ने स्वतः स्फूर्त लॉकडाउन का पालन करना शुरू किया। फर्स्ट लॉकडाउन भी, सेकंड लॉकडाउन भी, और जब तीसरा लॉकडाउन भी घोषित हुआ तो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने इसको बिल्कुल कायदे से पालन किया। लेकिन इसी बीच जो आज पूरे समाचार पत्रों में और कल टेलीविजन चैनल्स में जिस प्रकार से एक खबर फ्लैश हुई कि उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली, आपने उनका पूरा परिचय दे दिया है, मैं उनकी शान में और क्या कसीदे कसूं, क्या उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में आपने सारे उनके पूरे आपसे जानना चाहूंगी, हो सकता है कि आपको और कुछ पता हो जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जो उनकी आम शोहरत है और जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में वो बेशक उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसको बुरा ना मानते हो, लेकिन उत्तराखंड में तो मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड का बिल्कुल अलग चरित्र है। उत्तराखंड की आज की तारीख तक जो राजनीति है वो इन सारी चीजों से बची हुई है। लेकिन जिस तरह के उनकी आम शोहरत है, वो आम शोहरत का प्रभाव उन्होंने उत्तराखंड में पूरी तरह से दिखाया। और उत्तराखंड में जो उनका प्रवेश है, लॉ मेकर है वो। देखिए, जो एमएलए होता है या एमएलसी होता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, दे आर द लॉ मेकर्स। वो असेंबली में और पार्लियामेंट में बैठ करके देश के लिए कानून बनाते हैं, और जो कानून है उसमें संशोधन भी करते हैं, उसमें जोड़ घटाव भी करते हैं। तो देश के कानून बनाने वाले, जो देश के सर्वोच्च इलेक्टेड लीडर हैं, प्रधानमंत्री, उनका घोषित जो लॉकडाउन है, उसको जिस प्रकार से पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम, ध्वस्त करने का काम जो उन्होंने किया है, और सवाल ये नहीं है कि उन्होंने किया, उनकी कन्वीनियंस में, उनके सहयोग में जिस प्रकार से मशीनरी ने काम किया, जिस प्रकार से एग्जीक्यूटिव ने काम किया, और एग्जीक्यूटिव कोई एसडीएम या एडीएम या डीएम स्तर पर अगर कोई ये निर्णय ले लेता, तब भी हम समझ जाते कि चलिए किसी का फेवर कर दिया। लेकिन राज्य के नंबर दो उनको इसलिए कह रहा हूं कि अपर मुख्य सचिव है, वैसे वो नंबर 1 की हैसियत के अधिकारी हैं उत्तराखंड में। जितना वो मुख्यमंत्री के नजदीक है, जितना वो सरकार के नजदीक है, जितना सरकार में उनका प्रभाव है, जितना मुख्यमंत्री के ऊपर उनका प्रभाव है, जिस जमाने में वो मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर तो बाद में बने, तब से उनके ऊपर प्रभाव है। उनका जिस प्रकार से इस पूरे मामले में जो संस्तुति हुई है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, अभी आपने उसको कहा भी है कि उन्होंने इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा, उनका नाम भी उसमें इन्वॉल्व है कि वो उनके पिता के पितृकर्म करने के लिए वो जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, जिस योगी आदित्यनाथ जी ने, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत मामला था, हमने तो उनके पिता की मृत्यु के बाद तत्काल बात, क्योंकि मेरा तो उनके पिता से बिल्कुल जान पहचान भी थी और बहुत अच्छा उनसे मेरे संबंध थे, तो इसलिए वो व्यक्तिगत मामला था, मैंने टिप्पणी उस समय नहीं करी। लेकिन एक संत होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में जो कोविड-19 है उसके कारण लोगों की सेवा में व्यस्त हूं, इसलिए नहीं आ रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी एक कारण ये था कि क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था, और जो हमारी सनातन परंपरा में जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है, उसका रिश्ता अपने तमाम संबंधियों से समाप्त हो जाता है। तो वो रिश्ता जब नहीं रहा तो और वो किसी संस्कार में शामिल भी नहीं हो सकता, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन उनके और परिवार के लोग हैं, उनके भाई बहन हैं, जिन्होंने अंतिम संस्कार किया, जिन्होंने सारे उनके जो पितृकर्म है उन्होंने कर रहे हैं। लेकिन ये कहां से कौन आ गए? अमनमणि त्रिपाठी का योगी आदित्यनाथ के परिवार से, पिता से, या उनसे क्या संबंध है? वो कैसे पितृकर्म करेंगे? लेकिन राज्य के अपर मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हवाला देकर के कहा कि उनके पिता के पितृकर्म के लिए वो जा रहे हैं। इससे बड़ी आपत्तिजनक बात, या तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनकी सहमति से बात हुई है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तो इसलिए भी जवाब देना पड़ेगा कि राज्य के उनके अपर मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का उपयोग या दुरुपयोग
जो भी किया है उस काम के लिए किया है जिससे कि देश के प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उस आह्वान को ध्वस्त करने का काम हुआ है। तो सबसे पहली टिप्पणी तो मेरी यही है कि राज्य के मुख्यमंत्री को जवाब देना है। जी, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। मैंने आज सारी प्रेस से मैंने कहा है कि या तो मुख्यमंत्री स्वीकार करें कि उनको मालूम था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था, और अगर नहीं था ऐसा तो अपर मुख्य सचिव की कैसे हिम्मत हो गई कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम उसने इस मसले में घसीट करके पत्र में बाकायदा लिखित है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता के अंतिम संस्कार के बाद जो पितृकर्म होने हैं उसके लिए पास दिया जा रहा है। तो ये जवाबदेही बनती है और उस पर तत्काल बिना समय गंवाए, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड के लोगों की तपस्या भंग कर दिया आपने। आपने भी बताया कि ग्रीन जोन में वो चले गए, ना वो उनकी स्क्रीनिंग हुई, ना उनका टेस्ट हुआ, ना वो क्वारंटीन हुए, और वो नवाबों की तरह 3 गाड़ियों में तो वैसे ही डिजास्टर जो एक्ट है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक गाड़ी में 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते, और 12 लोग 3 गाड़ी में गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो नियम है उसका भी उल्लंघन हुआ है। और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो अलग मसला है। तो इसलिए ये बहुत संवेदनशील मसला है, और इस मसले को मैं तो कम से कम छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने इस मसले पर मुख्यमंत्री से कहा है कि या तो वो कार्रवाई करें और या इस्तीफा दे। अगर उनकी सहमति से हुआ है तो इस्तीफा दे, और अगर उनकी सहमति से नहीं हुआ है तो तत्काल बिना समय गवाए खिलाफ कार्रवाई करें। मैं इससे पहले कि खुद कोई टिप्पणी करूं, मैं काज़मी जी से उनके फर्स्ट कमेंट्स जानना चाहूंगी। सुजाता, ये जो इंसिडेंट हुआ है कल रात से, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ऐसे टाइम पे हुआ है जबकि आम जनता घरों में कैद है पिछले 1.5 महीने से, और किसी पर्पस के लिए। और आप देखेंगे कि लाखों लाखों लोग जो कि सबसे गरीब स्टार्टा के हैं, हमारे मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, वो पैदल पैदल सैकड़ों किलोमीटर चल के अपने अपने घरों में जा रहे हैं। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐसे मौके पर हम एक ऐसा इंसिडेंट देख रहे हैं जहां पे पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस कैसे काम करता है, कैसे हर कानून हर रूल की धज्जियां उड़ाता है, वो ये दर्शाता है। और कैसे ब्यूरोक्रेट्स किसी का भी नाम लेके अपने फायदे के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, कागजों में भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने अमन मनी त्रिपाठी साहब के बारे में सब कुछ बताया व्यूअर्स को। अब वो साहब 12 लोगों को लेकर पूरे यूपी से चलते हुए परमिशन हाथ में लेके, और परमिशन किसकी है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की 12 लोगों की परमिशन। और उसमें जिक्र किसका है कि साहब ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की पिता, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, उनका प्रीत कम करने जा रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। मतलब इतनी बैफलिंग बात है कि बद्रीनाथ के कपाट अभी 15 तारीख को खुलेंगे, केदारनाथ के कपाट खुले हैं, लेकिन वहां पे कोई पिलग्रिमेज अलाउड नहीं है अभी की वजह से। आप पूरी दबंगाई दिखाते हुए सीधा गौचर तक पहुंच जाते हैं। वहां कुछ लोग जो बेचारे इस काम के लिए लगे हुए हैं, कॉन्सेंशियस अफसर हैं, उन्होंने रोका तो वो दबंगाई दिखा के आगे चले जाते हैं और करण प्रयाग में रोके जाते हैं। फिर उन्हें वहां से वापस भेजा जाता है। अब मैं इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम उसमें लेटर में जिक्र है। अभी मैं थोड़ी देर पहले पता कर रहा था तो यूपी सरकार ने डिनाई किया है, डिनाई कर दिया कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अपने आप ये सब कुछ किया है। अगर यूपी सरकार ने डिनाई कर दिया है तो उत्तराखंड सरकार की अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, जहां पे एक ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि सबसे पावरफुल हैं और चीफ मिनिस्टर के राइट हैंड हैं, उनका पत्र, परमिशन लेटर चीफ मिनिस्टर को इस बारे में क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये बड़ा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये देखिए कि इस पूरे मैटर में ये 5 जिलों से होते हुए 6 मेजर शहरों को पार करते हुए कर्णप्रयाग तक पहुंच गए। जब वहां पे रोके गए और इन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, तब जाकर इनको वापस भेजा गया वहां से। वापस आने पे ये भी बता दूं आपको कि मुनि की रेती में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और बहुत संगीन धाराएं लगाई गई हैं इनके ऊपर। 188, 269, 270, 71, 51, सॉरी, ये 4 धाराओं के बारे में मुझे पता चला है, इनके तहत केस दर्ज किया गया है और इनकी गिरफ्तारी भी करी गई, मगर रात ही को नोटिस देकर इन्हें बेल भी दे दिया गया। तो ये देखिए कि सत्ता की हनक क्या होती है, ये होती है पावर की हनक। आप अगर ये इन लोगों को जाने दे रहे थे, तो पहली बात तो ये है कि श्रद्धालु वहां पे अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब बद्रीनाथ के कपाट बंद है, केदारनाथ के कपाट बंद है, तो ये किस प्रकार से वहां तक गए? जब मुख्यमंत्री जी केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुलने पर नहीं गए, तो ये कैसे चले गए? इसका मतलब जो दिख रहा है वो बहुत सीरियस है। इनको क्वारंटाइन नहीं किया गया, इनको छोड़ दिया गया, ये चले भी गए। मतलब पहले तो हमारे उन जिलों के अंदर ये गए जहां पे एक भी कोरोना वायरस का केस अब तक आया तक नहीं, यानी कि एक ऐसा ग्रीन जोन जो ग्रीन जोन बना नहीं, जो कभी भी रेड या ऑरेंज जोन की तरफ गया ही नहीं, जहां पे एक भी केस आया ही नहीं। और इन लोगों को देखिए कि ये 12 लोग वहां जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, हल्ला मचता है तो एक केस दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, पर इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये मिसयूज ऑफ पावर नहीं है तो क्या है? अब योगी आदित्यनाथ जी के जो ऑफिस है, वहां से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि उन्होंने कुछ नहीं ऐसा परमिशन दिया या उनके लिए नहीं कहिए। तो जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं किया एसीएस ने? क्या ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया? अपमान के साथ साथ अगर एक जिम्मेदार पद पर बैठ के इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, तो आप तो कह रहे हैं जिम्मेदारी हो, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री सफाई दे, मैं कह रही हूं कि ओम प्रकाश जी जो है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो। और मैं तो यहीं से कह रही हूं कि मेरी इस वर्बल बात को ही कंप्लेन के तौर पे लेकर एक कंप्लेन दर्ज करवाए। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी दर्ज करवा रही इनके विरुद्ध मुकदमा? बसमाना जी। नहीं, देखिए, अभी तो मैंने आपसे कहा कि ये जो गंभीर मसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही क्लैरिफिकेशन आया है, और उनका क्लैरिफिकेशन आया तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार का या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें कोई भूमिका नहीं है, उनके नाम का मिसयूज हुआ है। तो अब तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, वहां के मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के एसीएस ने उनके नाम का दुरुपयोग किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार इनके ऊपर मुकदमा कायम करवाए। दूसरी बात, राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? हम तो मुकदमा कायम करवा देंगे, हम तो अपनी जनता की अदालत में। देखिए, आप ये बताइए ना कि अगर यही काम कोई और कर देता, कितना जबरदस्त हंगामा किया। पूरे आज की तारीख तक भी, चाहे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, रूपाणी जी हो, खट्टर साहब हो, वो एक माला पकड़े हुए हैं जमात की, जमाती जमाती जमाती। अब ये आप हिंदू धर्म के, हमारे तो हिंदू धर्म में, आप पहले तो ये बताएं कि आप अगर योगी आदित्यनाथ के पिता का नाम लेके जा रहे हैं, तो अभी उनकी मृत्यु को कितने दिन हुए, कैसे आप जा रहे हैं वहां पर? और दूसरी बात यह है, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो जब हमारे रावल वहां पर बद्रीनाथ धाम के वो क्वारंटीन है, और वो धाम इसीलिए नहीं खुला केवल कि उनका जो क्वारंटीन पीरियड था वो पूरा नहीं हो रहा था 14 दिन में, तो इसलिए वो उसकी डेट इतिहास में, हमारी स्मृति में आज तक कभी केदारनाथ और बद्रीनाथ के पट के खोलने की जो तारीख है वो बदली नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है। इतना गंभीर मामला कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो परंपरा कभी तारीख बदलने की नहीं थी, वो तारीख भी बदल दी गई कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और रावल के क्वारंटीन होने की वजह से। आज एक विधायक इतना बड़ा हो गया, आज एक एसीएस इतने बड़े हो गए कि उन्होंने उनकी परमिशन कर दी और संस्तुति लिख करके दे दी, उनके पास जारी करवा दिया। और पास जारी करवा के सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो सारी जो
औपचारिकताएं थी उसमें दुरुपयोग किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का। और जो सबसे गंभीर बात आप कह रही हैं कि हमारे उन जनपदों में जिनमें कोई भी केस कोविड-19 का रिपोर्ट नहीं हुआ, संदिग्ध भी नहीं आया और कोई पॉजिटिव भी नहीं आया, उन ग्रीन जोन के जिलों में 12 लोगों की जिनका न स्क्रीनिंग हुआ, न टेस्ट हुआ, न क्वारंटीन हुए, उन लोगों की एंट्री हो गई। अब आप खुदा न खास्ता उन 12 में से अगर कोई भी पॉजिटिव हो तो मैं तो जिलाधिकारी चमोली को बधाई देता हूं, मैं वहां के एसडीएम जिन्होंने रोका, सारी फोर्स, उनको बधाई देता हूं। मुझे मालूम है कि उनके खिलाफ क्या होगा, लेकिन ये पानी सर से जब गुजर जाएगा, इतने बहादुर अधिकारी, उन्होंने जो अपना फर्ज निभाया है, एसीएस की चिट्ठी होने के बावजूद और बाकायदा पास होने के बावजूद जिस प्रकार से उनको रोका गया है, उसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन जो चमोली का है उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये बात मैंने आपको कही है कि आज हमने इस बात को शुरू किया है और इस बात को शुरू करके हम खत्म करेंगे। इसमें सरकार को अब मुख्यमंत्री ये बताए ना कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसके डेलीगेशन से आप नहीं मिल रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का मैं पालन कर रहा हूं। और कहां गई सोशल डिस्टेंसिंग अमनमणि त्रिपाठी के मामले में? 3 गाड़ी में 12 लोग भर के जा रहे हैं और उस जगह जा रहे हैं ग्रीन जोन में विदाउट एनी स्क्रीनिंग, विदाउट एनी क्वारंटीन, और आप वहां भेज रहे हैं उनको। आपकी सरकार भेज रही है, आपका प्रशासन भेज रहा है। हम केवल अस्पताल चले गए थे, दूर अस्पताल तो आपने हमको 28 दिन अपने घर में कैद कर दिया, होम क्वारंटीन कर दिया। हमने पालन किया उसका, बिल्कुल रिलीजियसली पालन किया। एक दिन भी अपने घर की सीढ़ी भी नहीं उतरे, गेट भी बाहर नहीं गए। लेकिन कैसे काम चलेगा? आप कितना मखौल कर रहे हैं? अभी तो इसके साथ जुड़ी हुई आज देहरादून में और देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में शराब की दुकानों में जो लाइन लगी है वो तो उस मुद्दे पर पता नहीं आप, बिल्कुल, है ना? लेकिन आज उत्तराखंड की जनता की 45 दिन की तपस्या को आपने बर्बाद कर दिया, केवल राजनीतिक उनको ऑब्लाइज करने के लिए, पॉलिटिकली ऑब्लाइज करने के लिए, उनकी धौंस पट्टी में या उनके किसी प्रभाव में या किस प्रकार के संबंध एसीएस और अमनमणि त्रिपाठी के हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भी हुआ, उत्तराखंड की जनता जिसने इतनी शिद्दत के साथ 45 दिन इस लॉकडाउन का पालन किया, आपने पूरा बट्टा लगा दिया उसमें, और एक पूरा पलीता लगा दिया। देवभूमि में एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करके जाता है और उस आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति की मदद कौन कर रहा है? एसीएस, जो मुख्यमंत्री के इतने करीब है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ काजमी जी, ये पॉलिटिकल लोगों से पूछना बेकार हो जाता है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार जब गिरी है, आपको याद होगा, हरीश रावत जी की सरकार, तब भी एक आईएएस ऑफिसर का बहुत नाम आया था। अब उनका नाम नहीं सुनाई देता, जैसे वो रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे नाम लिया जाता था जैसे पता नहीं कितने दबंग इंसान हो। आईएएस का और दबंगई करने वाले ऐसे अमनमणि त्रिपाठी जैसे लोग ये ज्यादा लगते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये केवल ये है कि इन्होंने अपने पावर का मतलब दुरुपयोग किया, या आपको ऐसा भी लगता है कहीं पे कि ये इतने हावी है ब्यूरोक्रेट्स हमारी राजनीतिक जो नेता है उन पर? चाहे, और मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो राजनीतिक नेता है, चाहे किसी भी पार्टी के कह लीजिए, कैपेबिलिटी के नाम पे बहुत कुछ नहीं है, इक्का दुक्का कोई होगा नेता जिसके अंदर क्षमता होगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरों को गिरा कर ही लोग उठते हुए मुझे नजर आते हैं, चाहे भाजपा कहिए चाहे कांग्रेस कहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या उनकी खुद की ये कमजोरी है कि उनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स हावी रहते हैं? क्या ये कारण रहा होगा कि ओम प्रकाश जो एसीएस है, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि बिना किसी परमिशन के, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेटर तो होता, उसके बिना ही इन्होंने इन्हें परमिशन दे दी। तो आप क्या कहेंगे इस बात पर? सुजाता, देखिए, ऐसा मैंने अपने इनिशियल कमेंट्स में भी कहा था कि पूरे इंडिया में ही और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हमारा उत्तराखंड है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का नेक्सस बड़ा स्ट्रांग है। वैसे तो पूरी इंडियन
जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी में नेक्सस है ये। आप एक दूसरे की मदद करते हैं, वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसमें फिर माफिया भी आ जाता है, चाहे खनन माफिया हो, शराब माफिया हो। कि आप शराब की बात कर रही थी कि शराब की दुकानें खोल दी हैं, तो इसमें बेसिकली पैसा इन्वॉल्व है। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको पता है कि बिना पैसे के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वो जो पैसा जब प्ले में आता है तो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और माफिया मिलके काम करते हैं। अब ये अमन मनी साहब का जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, ये तो इतना शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है, ये आम आदमियों के ऊपर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के ही नहीं, मुझे लगता है पूरे इंडिया के आम गरीब आदमियों के ऊपर मजाक है। उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना है, जिनको लाठियों से पीटा जा रहा था, जो घर से निकल पड़े थे अपने घरों को जाने के लिए या खाने की तलाश में जा रहे थे और पुलिस से पिट रहे थे। और उसके बरक्स एक पॉलिटिशियंस हैं जो कि टेंटेड हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, वो कहां तक ले गए और कैसे मिसयूज कर रहे हैं, किस नाम मिसयूज कर रहे हैं। यूपी जो सबसे इंडिया की बड़ी स्टेट है, उनके चीफ मिनिस्टर का नाम मिसयूज किया जा रहा है और उनका ऑफिस कह रहा है कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। अब सारा ओनस जो है अकाउंटेबिलिटी का उत्तराखंड के पॉलिटिशियंस पे आ गया। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड जो है, ये उत्तराखंड यूपी का पार्ट है, रहा था, वहां से कट के ये नया बना है। तो उत्तराखंड में जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं वो सारे यूपी से ही आए हुए हैं। यूपी का ही कल्चर है यहाँ पे, यूपी के ही वही ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपने पहले ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया, जब से उत्तराखंड बना है मैं पहले दिन से देख रहा हूं कि यहाँ पे कंप्लीट स्वे है, टोटल ब्यूरोक्रेसी यहाँ के पॉलिटिशियंस को चलाती है। चाहे वो अपने आप को जितने मर्जी तुर्रम खान समझ रहे हो यहाँ के पॉलिटिशियन, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स दे रन द शो। तो अभी आपने देख भी लिया, अब आपके सामने लेटर भी आ गया कि एक चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, किसी को भी क्रिमिनल हो, कोई हो, कितने भी लोग हों, प्राइम मिनिस्टर का आह्वान है, पूरी दुनिया का आह्वान है कि पेंडेमिक है, आपको नहीं करना, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बहुत सीरियस मामला है ये, लेकिन आप उस सब की धज्जियां उड़ाते हुए एक ब्यूरोक्रेट कुछ भी कर सकता है। ये दिखाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। दसमाना जी, आपसे जानना चाहूंगी, स्टेट को कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री चला रहे हैं या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी? कौन चला रहा है स्टेट को? सुजाता जी, एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे जो पॉलिटिकल गुरु हैं HN बोगड़ा जी, वो जब हम लोग उनके साथ काम करते थे तो एक बड़ी रोचक बात उन्होंने एक बार बताई। उन्होंने कहा, देखो जो पॉलिटिशियन होता है वो आता है जाता है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकारें आज इस पार्टी की हैं, कल उस पार्टी की है, लेकिन जो परमानेंट गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेट है, वो स्थायी है, वो अपने को उसके अनुसार ढालता है जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है। बेसिकली वो कहते थे हंसी मजाक में कि ये राजपूत हैं, जिसका राज है उसके पूत है, नंबर 1। नंबर 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो कहते थे कि ये ब्यूरोक्रेट जो है अरबी घोड़ा है। मैंने उनसे एक बार पूछ लिया, मैंने कहा साहब अरबी घोड़ा आप बोलते हो, अरबी घोड़ा का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा अरबी घोड़ा अपने सवार को पहचानता है कि सवार कैसा है। वो सवार घुड़सवारी जानता है या अनाड़ी है। अगर घुड़सवारी जानता है तो वो उसके अनुसार ठीक चलता है, और अगर घुड़सवारी नहीं जानता, अनाड़ी है, तो वो उसको गिराता है और नीचे गिरा करके दुलत्ती भी मारता है। उत्तराखंड में जो इस समय हालात है, वो आप घुड़सवार को जानती है कि कौन घुड़सवार है? जो हालात, मतलब आप ये समझिए कि पूरे स्टेट के अंदर, मैं परसों जब चीफ मिनिस्टर्स एजेंडा चल रहा था, ये एजेंडा एक चैनल में चल रहा था, और मैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलते हुए सुन रहा था। मुझे एक राज्य के मुख्यमंत्री को बड़ी खुशी हुई इस बात को, मैं सारी बात से उनकी एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये लॉकडाउन जो है, हमने कोई वैक्सीन नहीं ढूंढी अभी कोरोना की, हमने कोई ऐसी खोज नहीं कर ली कि हमने दवाई ढूंढ ली हो, लेकिन ये लॉकडाउन का पीरियड हमने अपनी तैयारी करने में, वेंटिलेटर्स के लिए, हॉस्पिटल, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाने के लिए,
और बेड्स ज्यादा से ज्यादा हम बना ले, कैसे हम उसका मुकाबला करेंगे? अगर कल ऐसी स्थिति बिगड़ जाए कि बहुत ज्यादा केसेस आ जाए तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे? हमने इसकी तैयारी कर ली इस पीरियड में। मैं पूछता हूँ उत्तराखंड में क्या तैयारी करी आपने? उत्तराखंड में क्या मुख्यमंत्री तैयारी तो करी? दिख तो ही नहीं रहे इसलिए कहीं। आप, हाँ, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आज तक उन्होंने किसी भी कोविड डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल है उसका दौरा नहीं किया, उसको दूर से भी नहीं देखा। हम कह रहे थे भैया दूरबीन से ही देख लो, दूरबीन लगाओ, दूर आधा किलोमीटर दूर खड़ा हो जाओ, आपको कोविड नहीं छुएगा। उन्होंने वो जहमत भी नहीं उठाई। तो राज्य में जो इस समय हालात है, जब पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की होती है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता, लेकिन हमें दुख इसलिए होता है कि आप टेलीविजन में लाइव आ रहे हैं और लाइव टेलीविजन में आकर के आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो पहला केस रिपोर्ट हुआ 15 मार्च को वो जमाती था। उसके बाद कल आप एक टेलीविजन, जब आप ई एजेंडा पे बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं साहब उत्तराखंड नेपाल से लगा हुआ देश है। उत्तराखंड देश है या उत्तराखंड प्रदेश है? ये मैं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप ऐसा स्लिप ऑफ टंग करेंगे कि हर बार आप फजीयत कराएंगे पूरे उत्तराखंड की। लोग भी क्या कहते होंगे, साहब कैसे मुख्यमंत्री है, क्या बात कह रहे हैं। अगर हम कहीं पोस्ट कर देते हैं इन बातों को तो उनकी जो ट्रोल सेना है वो हमारे पीछे पड़ जाती है, लेकिन हम उसकी फिक्र नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि आज राज्य को मुख्यमंत्री कल ये साबित करें किस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम चला रहा है या ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं जो इस प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री के आवाहन की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल हमारा नहीं है, सवाल तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री तो बीजेपी के पार्टी के हैं, एनडीए के हैं, और उन्होंने इस समय पूरे देश से चाहे दिखावा किया हो, लेकिन ये कहा भाई कोविड जो है उसकी ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है, ना कोई जात है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई बाउंड्री है। और लॉकडाउन के लिए उन्होंने बार बार आकर के प्रेस, अब उन्होंने तो कल फूल भी बरसवा दिए जहाजों से। तो इतना वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनकी सारी मेहनत में आप पानी फेर रहे हो, आप पास दे रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी को ये बताना है पूरे प्रदेश की जनता को कि वो इस राज्य को चला रहे हैं या एसीएस जिन्होंने ये बहुत महान काम किया है वो इस राज्य को चला रहे हैं। काज़मी जी, आप क्या कहेंगे, कौन चला रहा है दरअसल राज्य को? आपने कहा है कि वो हावी रहते हैं और ये सब होता रहा है, पूरे देश में हर जगह होता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में अगर सचमुच में अभी धस्माना जी कह रहे थे कि बहुगुणा जी ने इन्हें क्या बताया कि जो मतलब आईएएस होता है वो हमेशा रहता है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव से अलग भी करता है, और हमारा जो लेजिस्लेटिव क्लास है वो सत्ताधारी क्यों बनता है? वो जो चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम है उसी के लिए तो बनाया गया है, इसीलिए तो बनाया गया है कि वो ब्यूरोक्रेट्स इससे पहले कि वो काबू के बाहर हो जाए उनको कंट्रोल में करके रखा जाए। ये तो बेसिक टेनेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा है, और उत्तर प्रदेश का ही कल्चर, उत्तर प्रदेश की करप्शन, उत्तर प्रदेश के ही ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे आए जिन्होंने वही वर्क कल्चर यहाँ पे पैदा किया। जो मगर एक चीज का फर्क है काज़मी जी, वहां पे पॉलिटिकल क्लास इतना कमजोर नहीं रहा कभी। मैं इस बात की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स ही हावी रहे। पॉलिटिकल क्लास में कई कारण रहे, उनमें आपसी लड़ाई रही, उनमें वो स्टेचर नहीं रहा जो कि धस्माना साहब ने अभी घुड़सवार की बात की कि वो घुड़सवार भी घुड़सवार होना चाहिए, अनाड़ी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अच्छे घुड़सवार भी रहे तो उनकी टांगे खींचने वाले ज्यादा रहे, उनकी आपसी लड़ाई। और तो मैंने पहले दिन से 2000 से देखा कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते आए हैं, चाहे कोई भी अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा हो, जो नेता रहे हैं, लेकिन जो असली पार एंजॉय की है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ही की है। यहाँ पे बिल्कुल जो किया है उन्होंने ही किया है। पॉलिटिकल क्लास को तो वो मौका नहीं मिला, और ना ही उन्होंने कोई काम किया है बड़ा कि उन्होंने स्टेट के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो इन 20 सालों में। वो हम सब सामने हैं कि क्या काम हुए हैं अभी तक, है ना। तो इसका मतलब ही यह है
इसका मतलब यही हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट अभी है, इसका मतलब है जिस प्रकार से वो राज्य को चला रहे हैं, राज्य उस प्रकार चल रहा है। जिस प्रकार कांग्रेस के शासन काल में हरीश रावत जी की सरकार को उस वक्त के ब्यूरोक्रेट चला रहे थे, ये ब्यूरोक्रेट के हिसाब से चल रहा है। उसके पहले निशंक जी को देख लीजिए, उस समय भी जो ब्यूरोक्रेट चला रहे थे, ये उसके हिसाब से चल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल 100%। आपको याद होगा खंडूरी साहब, मेजर जनरल खंडूरी, जो सबसे सख्त और ईमानदार नेता माने जाते थे, उनके टाइम पे भी एक ब्यूरोक्रेट्स थे जिनको लेके बीजेपी वाले ही रोते थे सबसे ज्यादा कि सब नहीं कोई पूछ रहा, हमें नहीं कोई पूछ रहा। और फाइनली उन्हें फिर हटाया गया, खंडूरी साहब को एक मर्तबा हटाया गया, निशंक साहब को लाया गया, और फिर निशंक साहब को हटाया गया, खंडूरी साहब को लाया गया। तो ये उठापटक चलती रही है, जो मजे लेते रहे हैं और जो हुवर कॉलिंग द शॉट्स, वो ब्यूरोक्रेट्स ही रहे हैं यहाँ पे इन पिछले 20 सालों में, जो मैंने देखा। बिल्कुल। और मैं उत्तराखंड की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आपको भी अपने नेता सोच समझ के चुनने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो नेता है ये इस काबिल नहीं है कि आप इन्हें जहां पे बैठा रहे हैं वहां बैठाए जाए, लेकिन आपके भीतर ही, आपके अंदर ही, आपके बीच में से नेता उभर के आ सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। दूसरी तरफ ना केवल ये भी याद रखिएगा कि ब्यूरोक्रेट जो है वो दूसरे प्रदेशों से आते हैं, आपका पैसा खाते हैं, इस राज्य में भ्रष्टाचार करते हैं और खुद पनपते हैं। इस बात को जनता ना भूले। और अब मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाहती हूँ। आज के बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है ये, और ये मुद्दा है कि क्या कांग्रेस के निर्णय के बाद, और मैं कौन से निर्णय की बात कर रही हूँ, जो कांग्रेस ने गरीबों के जो टिकट्स का पैसा है, ट्रेन टिकट्स का, उसको देने की बात करके सरकार को, केंद्र सरकार को क्या फुट पे ला दिया है? क्या ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो हड़बड़ा रही है, गड़बड़ा रही है? मैं इस विषय में आपको बताना चाहूंगी कि आज सुबह से, कल से जब ये बात चली है, उसके बाद से बड़ी उठापटक चल रही है। और हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, 85% टिकट जो है उसका वहन कौन करेगा? जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। रेलवेज जो है वो पीएम केयर्स को पैसा देती है, पर 15% भी क्यों मांगती है? 15% भी क्यों मांगती है गरीब जनता से? और 85% की बात उनकी झूठी है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में दसवाना जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा। और उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने दिल से, जो उन्होंने पीड़ा देखी, जो उन्होंने परेशानियां देखी, देखिए पहले दिन से, फ्रॉम द डे वन, श्रीमती सोनिया गांधी सरकार को कंस्ट्रक्टिव सुझाव देती रही हैं। उन्होंने चाहे पहली, जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे बातचीत करी फोन पे, तब उनसे जो सुझाव दिए हों, उसके बाद उन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग्स करी, उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सुझाव केंद्र सरकार को दिए। सरकार के लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, इस समय जो पूरा ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी बात कांग्रेस के लीडर कहें और विशेष तौर पे सोनिया जी या राहुल जी कहें तो उनका मजाक उड़ाना है, उनके ऊपर टिप्पणी करना है। लेकिन गजब की बात करी सोनिया गांधी जी ने, जो देखा जिस प्रकार से गरीब लोगों से, जो जिनके पास 1.5 महीने से कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो रोज खोद करके कुआं पानी पीने वाले लोग हैं, रोज मेहनत करके कमाने, जिनके घर में शाम को चूल्हा जलता है और 1.5 महीने से वो लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों से भी जब केंद्र की सरकार के रेल मंत्रालय ने किराया वसूल करना शुरू किया, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने बिना समय गंवाए ये अनाउंस किया कि कांग्रेस पार्टी सारे जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनका जो रेलवे का टिकट है, रेलवे का खर्चा है, उसको कांग्रेस वहन करेगी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी वहन करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने हम सब लोगों से बुला करके हमको भी ये निर्देश दिए कि हमको भी जो सोनिया जी का आह्वान है उसका पालन करना है। और जब ये अनाउंस हुआ, जब पूरे देश के तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटीज के लोगों ने और जो हमारे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर्स ने सोनिया जी की बात को डिटो किया, उसके बाद सरकार की नींद जागी और सरकार ने आनंद फानन में अभी तो केवल अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं,
85% ये देगा, 15% ये देगा, लेकिन सरकार इससे हिल गई। और हम ये अपना जो सोनिया जी का ऐलान है, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी की तरफ से मैं कह सकता हूं कि यहां से जाने वाले या आने वाले जो हमारे लोग हैं, जिनको जिनको दिक्कत है किराए की, उन सब लोगों की मदद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे एक एक कार्यकर्ता, हम लोग तो देखिए फील्ड में आप देख रहे हैं, पूरे देहरादून से लेकर के उत्तराखंड में इस समय जितना काम कांग्रेस का कार्यकर्ता फील्ड में रह के कर रहा है। मैं पिछले जब से क्वारंटीन में था तब भी, और क्वारंटीन से बाहर निकलने के बाद तब भी, कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम क्षेत्रों में जाकर के उन लोगों की तलाश करके, जो लोग जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, राशन नहीं है, जिनके पास दिक्कत है, दवा की दिक्कत है, अस्पताल की दिक्कत है, हम स्वयं जाकर के लोगों की मदद। आपको बताऊं कि एक दिन में 450 किलोमीटर हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह 450 किलोमीटर चले पूरे क्षेत्र में, और लोगों के पास जा करके, चाहे मास्क देने का, सैनिटाइजर देने का, साबुन देने का, राशन देने का, हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं, हम लोग भी उन्हें बुलाते हैं अपने क्षेत्रों में कि आप आइए, हमारे हालत देखिए। तो पूरी कांग्रेस इस समय लगी हुई है, लेकिन सोनिया गांधी जी ने जो बहादुरी का काम किया है, उसके लिए मैं जितनी तारीफ करूं, जितनी बधाई दूं कम है। और ये केवल उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, हमने 24 घंटे के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और हम कल से ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से जाना चाहता है या आ रहा है, उसको अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे। जी काजमी जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या कांग्रेस पार्टी का ये सही? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ जी जी, आपको क्या लगता है? मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। ये बड़ा ट्रेजिक था कि लाखों लोग जो के फंसे हुए थे दूसरे राज्यों में और अपना घर जाना चाह रहे थे, और अब 1.5 महीने बाद जबकि खुला है कि साहब आप जा सकते हैं, उन्हें परमिशन मिली है, तो उनके पास पैसे नहीं है। ऑब्वियस है, क्योंकि 1.5 महीने से जो भी उनके पास कमाई थी वो उन्होंने खा पी लिया, उनके पास पैसा नहीं है जाने के लिए। तो ये ह्यूमन ट्रेजेडी थी। तो इसमें सोनिया गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया, सरकार के ऊपर प्रेशर बना। अब जो भी फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। इससे उन गरीब लोगों को फायदा होगा और वो आराम से बेचारे चले जाएंगे। कल मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे कि वो गरीब लोग जो ट्रेनों में या कहीं तो जा नहीं पाए क्योंकि किराया नहीं था उनके पास। कई ये बता रहे थे कि साहब हमने तो अपने घरों से मंगाए पैसे ये टिकट खरीदने के लिए। तो बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, इस जो अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं, इसमें किसी इंसान की मदद करना सरकार का पहला फर्ज है। पहली फर्ज सरकार का है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने इनिशिएटिव लिया है जो कि बहुत अच्छा है। सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा है। अब जो उन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, चाहे सरकार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है, ये वेलकम स्टेप्स। हाँ, और धस्माना जी, ये जरूर कहूंगी मैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब कुछ कहते हैं, खास करके राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी जी, उसके बाद सरकार कदम उठाती है। लेकिन जब बात आती है ये कहने की कि आपने उनकी बात सुनी, तो मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी का एक बयान सुना था एबीपी पे, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि पैकेज ले आओ, हम पैकेज ले आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके जाने की व्यवस्था कराओ, बस का इंतजाम कराओ, हमने बस का इंतजाम कराया। फिर इन्होंने कहा ट्रेन का इंतजाम कराओ, हमने ट्रेन का करा दिया। अब क्या कहेंगे कि प्लेन का कराओ? तो उनसे जब पूछा गया तो आप मान रहे इस बात को, तो एकदम नकार दिया उन्होंने कि नहीं, हम मान नहीं रहे, हम वो कर रहे हैं जो अपने आप कर रहे हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये आप खास करके ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये देखिए, ये वेबसाइट है इंडियन रेलवेज की। इसको ध्यान से देखिएगा, इंडियन रेलवेज की वेबसाइट है। ये जो 85% और 15% का झूठ है, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। और इसमें आप सबसे ऊपर ये चिट्ठी देख सकते हैं जिसका सर्कुलर नंबर है DTP/2020/05/17। आप देख सकते हैं ना। अब इसको आप अगर
गूगल पे भी चेक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा और इसके 11वें पॉइंट पे इनका झूठ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सेल श्रमिक ऑफ टिकट। स्पेशल ट्रेन है जो रेलवेज द्वारा उन लोगों के लिए मतलब रन करे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं जो वापस जा सकते हैं, उनके लिए फॉलोइंग मेथोडोलॉजी will be adopted. Following methodology will be adopted for sale of tickets. Sale of tickets. और इसमें लिखा क्या है? इन्होंने कहा है कि ओरिजिनेटिंग स्टेट जहां से लोग निकल रहे हैं वे बताएंगे कि कितने एग्जैक्ट नंबर है पैसेंजर्स के जो ट्रेन में जाएंगे, जो करीब 1200 हो सकते हैं या इसके 90% हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस श्रमिक ट्रेन की कैपेसिटी कितनी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देख लीजिए कि रेलवेज जो है टिकट प्रिंट करेगा, रेलवे टिकट प्रिंट करेगा उस जगह के लिए जितने लोग जो है दिए गए हैं, जिनका नंबर दिया गया है, और जो स्थानीय राज्य सरकार है उनको ये लिस्ट दी जाएगी, मतलब ये टिकट्स की लिस्ट। फिर लिखा है कि जो राज्य सरकार है वो इन टिकट्स को पैसेंजर्स को देंगे जो पैसेंजर इन ट्रेन पे बैठेंगे। और ये देखिए, कलेक्ट द टिकट फेयर, collect the ticket fare and hand them over to the local total amount to railways। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये ट्रेन की जो लिस्ट है, जो यात्रियों की लिस्ट है, वो लोकल राज्य जो है, मतलब राज्य की सरकार देगी रेलवेज को, रेलवेज टिकट प्रिंट करेंगे, फिर वो राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार जो है वो पैसा कलेक्ट करेगी, पैसेंजर्स को टिकट देगी और पैसा इकट्ठा करके ये टिकट कलेक्ट द टिकट फेयर, टिकट फेयर को कलेक्ट करके इस पैसे को रेलवेज को दिया जाएगा। इतना बड़ा झूठ पर्दाफाश हो गया इसमें। मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इस बात को कहा भी नहीं है, हम लोग शायद सबसे पहले इस बात को कह रहे हैं। ये कितना बड़ा झूठ है और मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि ये इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे है और सबसे ऊपर जो सर्कुलर है ये उसमें लिखा गया है 11वें नंबर पर। अब क्या कहेंगे आप? नहीं तो फ्रॉड, देखिए ये तो इस तरह से पूरे देश के अंदर जब ये स्थिति पैदा हुई, ये जो सर्कुलर है उस सर्कुलर के अनुसार ही, मैं तो अभी बहुत सारे चैनल्स में देख रहा था जिसमें चैनल्स के जो एंकर थे वो बता रहे थे, जिन्होंने इंटरव्यू लिया वहां पे यात्रियों का, तो उन्होंने बताया नासिक से चलने वाली एक ट्रेन, उन्होंने कहा 325 रुपए का हमने टिकट खरीदा है। बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा है। ये तो एक्सपोज हो गया है, ये तो पूरे देश के सामने आ गया है कि इन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया था। सोनिया गांधी जी ने जब अनाउंस किया उसके बाद अब ये आई वॉश कर रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं और कल से कुछ हो जाए तो मालूम नहीं है, लेकिन अब तक जो यात्री गए हैं उनसे पैसा लिया गया है। हम लोगों ने तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अगर पैसा लिया जाएगा तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका मूवमेंट का पैसा, उनके टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमिटीज करेंगे। जी धस्माना जी, एक चीज बताइए, इस वक्त कोविड-19 का ऐसा कहर है कि आप लोग जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप लोग किसी तरह से इस चीज में मतलब फिजिकली प्रेजेंट होके रोक नहीं सकते कि भाई जो लोग जा रहे हैं, जो लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, उनको आप कैसे मदद करेंगे? फिर मतलब ये तो एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे मदद करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे हम कमिटीज बना रहे हैं। आज भी हमारा डिस्कशन हुआ है, प्रीतम सिंह जी के साथ बैठ करके हम लोगों ने तय किया है कि हम जितने हमारे उत्तराखंड के अंदर रेलवे
स्टेशन हैं जो ऑपरेटिंग स्थिति में है, जहां से ट्रेन चलनी है, वहां हम लोग कमिटीज बना करके सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करते हुए हम लोग ये देखेंगे, विजिलेंट रहेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको जाने के लिए पैसों की परेशानी हो। हम लोग मदद करेंगे, हम कमिटीज बना रहे हैं। हम लोग इसके निश्चित तौर पे ये बात सच है, इस समय अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर पाते, इस समय अगर कोई ऐसी स्थिति होती तो हम तो जिस दिन मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने गए तो उनके गेट पे धरने में बैठ जाते। कई लोगों ने हमसे कहा कि आप धरने में क्यों नहीं बैठे। इस समय हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पब्लिक हेल्थ के लिए किसी भी तरह से चैलेंजिंग हो। प्रशासनिक मशीनरी जो कोविड-19 के मामलों में लगी हुई है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन रेलवे के मामले में हम कमिटीज बना करके जितनी जनपदों में रेल चल रही है उनके स्टेशंस पे हम लोग अपनी कमिटीज रखेंगे और देखेंगे कि किसी भी प्रकार की समस्या जो माइग्रेंट लेबर मूवमेंट है उस पे नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे काज़मी जी, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि मतलब इन लोगों की मदद कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? क्योंकि जो लोग स्टेशनों पे हैं उनकी मदद करने के लिए कौन आएगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एपिडेमिक एक्ट यानी कि महामारी एक्ट लागू है, लॉकडाउन के बड़े सख्त नियम है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या इनकी मदद कर सकेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात इंटेंशन की है। अगर इंटेंशन सही है, मदद की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़े रिलैक्सेशन भी है, आप सुबह से दोपहर तक जा सकते हैं। और जहां उत्तराखंड का मामला है, यहाँ पे इतने ज्यादा रेलवे स्टेशंस भी नहीं है, दो ही एंट्री पॉइंट्स हैं, हरिद्वार देहरादून, कुमाऊं में नैनीताल हल्द्वानी। तो आप इन जगहों पे उत्तराखंड तक का जहां तक मामला है, ये तो आसानी से माइग्रेंट जो लेबरर्स हैं उनकी जो ट्रेन से जाने वाले हैं उनके टिकट का बंदोबस्त कर सकते हैं, अगर इंटेंशन इनकी ठीक है तो। अगर इनकी इंटेंशन ठीक है तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है या ये वो करेंगे जो ये कह रहे हैं। इस विषय पे एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ दसमाना जी, कल एसडीएम या एडीएम जो भी अथॉरिटी है ई पास बनाने वाले, वे तो अपनी सीट पे ही नहीं थे। एक 24 घंटे बैठना चाहिए या नहीं उन्हें? कल वे अपनी सीट पे नहीं थे। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? क्यों नहीं बोल रही कुछ? क्यों नहीं उन पे सवाल उठा रही? नहीं सुजाता, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है पास की, और इस मामले में मैं साधुवाद दूंगा पूरी जो मशीनरी है उसमें। जिस प्रकार से मैंने अब तक जितने भी मामले मेरे पास सुबह से लेके और रात तक कम से कम 50 लोगों के मामले, कोई बीमार है, किसी को मूवमेंट करना है, किसी के यहाँ डेथ हो गई है, किसी के यहाँ शादी है, इस प्रकार के जितने मामले मैंने रेफर किए हैं एक भी टर्न डाउन नहीं हुआ, एक भी टर्न डाउन नहीं हुआ। और ई पास बनाने के लिए जो भी हम लोग चाहे वो जितने अधिकारी हैं, एसडीएम्स हैं लगाए हुए, उनको जितना भेज रहे हैं वो जेन्युइन मामलों में कभी कोई दिक्कत आ नहीं रही। कहीं कोई ऑफिस में अगर कोई उपलब्धता नहीं है तो हम उसको बाकायदा व्हाट्सएप करके भेज रहे हैं, उसका रिप्लाई आ रहा है। अभी एक शाम को मिस्टर कालरा है विजय पार्क में, उनकी बेटी के ससुर की तबीयत खराब है गुड़गांव में, उनको जाना था, उनका मुझे फोन आया, मैंने उनका नंबर मांगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने जो उसके लिए एसडीएम उस पूरे पास वाले नंबर को देख रहे थे, मैंने उनको व्हाट्सएप से भेजा। मुझे 15 मिनट के बाद उनका कंफर्मेशन आ गया, और जिसको पास इशू होना था उनका भी मुझे फोन आ गया कि हमारा पास आ गया है। तो इसमें तो मैं प्रशासनिक मशीनरी का, देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, देहरादून के डीआईजी जो एसएसपी के चार्ज में है उनका, उनकी पूरी फोर्स का, एसपी सिटी का, जितने लोग हमारे यहाँ, तमाम थानों के जो इंचार्ज हैं। देखिए छोटी मोटी शिकायतें आती रहती है लेकिन उनको इग्नोर करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे कोई सीरियस मैटर अगर ना हो और या इंटेंशनली अगर कोई गड़बड़ ना कर रहा हो तो इतने बड़े सिस्टम में कोई छोटे मोटी बात आ जाती है। लेकिन इन जनरल जहां तक देहरादून का सवाल है, मैं समझता हूँ, और मैंने आपको कहा कि स्वाति भदौरिया जो डीएम चमोली हैं उनको तो मैं कांग्रेचुलेट करूँ, मैं कल उनको फोन करके भी बधाई दूंगा। हालांकि उनको पता नहीं इसके क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन उनके एसडीएम ने और उसके बाद जब उनको फोन किया गया डीएम ने, सब लोगों ने जिस प्रकार से बहादुरी से अमन मणि त्रिपाठी के मामले में एक्ट किया वो वास्तव में काबिले तारीफ है।
तो इसलिए इस समय हमें प्रोत्साहित करना है इनको। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सिंग स्टाफ है, हमारे पैरामेडिकल के लोग हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं। देखिए कितनी मेहनत से सारे लोग काम कर रहे हैं। पीआरडी के जवान हैं। उपनल का एक मामला आपको बताऊं कि इस समय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, देश के अपने सबसे सर्वोच्च हमारे नेता, उन्होंने कहा कि कोई भी जो टेम्परेरी या डेली वेजेस में जो सरकारी उसमें काम कर रहे हैं उनको नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में उपनल के 6 कर्मचारियों को रुद्रपुर में निकाल दिया नगर निगम ने, और इससे पहले करीब 40-42 लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोग थे उनको निकाल दिया। हालांकि हाईकोर्ट का हवाला दिया गया, लेकिन इस समय नहीं निकाला जाना चाहिए था। तो अब वो ठीक है, लेकिन मतलब जो मुझे दिख रहा है जैसे कि कल बहुत मतलब मान सम्मान किया गया हमारे कोविड वॉरियर्स का, हमारे डॉक्टर्स का, उनके ऊपर बाकायदा फूलों की बरसात हुई। कांग्रेस पार्टी की कोई प्रतिक्रिया खास आई नहीं है उस पर, और मुझे लगता है कि पीपीई किट्स जो है अगर वो बरसा दिए जाते तो बेहतर होते। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको इनसे पैसे न मांगे जाते तो बेहतर होता। परंतु कांग्रेस पार्टी का ये निजी फैसला है कि वो किस विषय पर बोलना चाहते हैं और किस विषय पर नहीं। पर मैं अपने कांग्रेस ने, सुजाता जी, कांग्रेस ने रिएक्ट किया। कांग्रेस ने बहुत सख्ती से कहा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, कोई आवश्यकता नहीं थी। आप उनको फूल बरसाने की जगह आप उनको पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट, आप पीपीई देते, उनको आप जो है टेस्टिंग किट्स देते। ये कांग्रेस ने कहा है, हम पहले दिन से कह रहे हैं और कल भी हमने कहा है। भाई ठीक है, उनका सम्मान तो पूरा देश कर रहा है। इस समय उनको सम्मान से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस समय उनको सम्मान से ज्यादा उनकी व्यवस्थाएं करिए। पूरे देश के अलग अलग जनपदों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई जगह तो जो हमारे बेचारे डॉक्टर्स हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था वो बहुत दयनीय हालत में है। इसलिए पूरे देश के अंदर ये दिखावा कम होना चाहिए। इस समय ग्राउंड रियलिटी में जो काम है वो ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। और आखिरी में संक्षिप्त में मैं आप लोगों से आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो राजस्व के लिए जिस प्रकार से पूरे देश में शराब की दुकानें खोली गई हैं और तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, अब लोग जो हैं वो अंग्रेजी में बोलने लगेंगे और किस तरह दुकानों पे लाइनें सुबह से लग गई। इसके मुझे लगता है कि राजस्व तो एक पार्ट है। राजस्व को जेनरेट करने का क्या और कोई तरीका नहीं है। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, धज्जियां उड़ गई। अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होगा उस लाइन में कहीं पर भी, तो आप सोचिए कि किस प्रकार से ये बीमारी फैलेगी। आजमी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सुजाता, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज मैंने खुद पर्सनली देखा, तकरीबन 2-3 किलोमीटर की लाइनें थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्हें मैनेज करने के लिए उतने ही पुलिस वालों की जरूरत थी, जो कि कहीं और अपनी अच्छी ड्यूटी कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग में अपना काम कर रहे थे। वो ठेकों के आगे लाइनें लगवा रहे थे और वो 2-3 किलोमीटर लंबी थी। इतनी भीड़ थी, लाठी चार्ज करना पड़ रहा था, फोर्स यूज करनी पड़ रही थी। तो मतलब रेवेन्यू के लिए आप जो इतनी मेहनत मुल्क ने की, उसका जी वो सारा गड़बड़ कर दिया आपने आज काम। इससे पहले दुनिया जहान को ब्लेम कर रहे थे, कम्युनिटीज को ब्लेम कर रहे थे, लोगों को ब्लेम कर रहे थे, इसकी वजह से फैल गया, उसकी वजह से फैल गया। आज आपने पैसे के लिए सब कुछ ताक पे रख दिया और हजारों हजारों लाखों लाखों आदमियों को शराब की दुकानों के बाहर इकट्ठा कर लिया, जबकि रूल ये था कि साहब 5 लोग इकट्ठे होंगे। कई जगह ठेके बंद करने पड़े इस चक्कर में। बिल्कुल। एक और बात जो मैं इससे रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा, जो पुलिस से भी संबंधित है, कि इस 1.5 महीने के दौरान दनादन चालान भी खूब काटे गए लोगों के। वो भी मुझे लगता है कि रेवेन्यू से रिलेटेड है, क्योंकि पुलिस का भी रेवेन्यू चालान से आता है। तो बहुत ज्यादा जबकि सड़कों पे व्हीकल्स चलने अलाउ नहीं थे, लेकिन जो भी निकला बेचारा वो चालान करवा के घर आया किसी ना किसी इशू पे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे मौके पे जबकि लोगों के पास खाने को नहीं है, नौकरियां चली गई, सारे बिजनेस तकरीबन ठप हो गए 1.5 महीने में। आपने खोला भी तो शराब और आपने खोला भी तो चालान। तो मतलब आम आदमी के ऊपर और बर्डन आपने डाला। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट।
और राज्य सरकार जो है, खास करके दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार की बात करूँ तो दोनों जगह के मुख्यमंत्री केजरीवाल और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों का ये कहना है कि जो जीएसटी का उनको इनपुट मिलना है केंद्र सरकार से, वो उन्हें अभी नहीं मिला है। तो उनका जो बनता है वो नहीं मिला है, राज्य सरकार का जो बनता है। अब आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि हम अपनी सैलरीज कैसे दें, इसलिए उनको इस वक्त ये कुछ बोल भी नहीं रहे हैं शराब की ठेकों को खोलने के सिलसिले में। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इससे धस्माना जी घरों में झगड़े नहीं शुरू हो जाएंगे? आप मुझे बताइए, लोग जो है, जो जिसको पीने की आदत होगी, लत होगी, वो तो पैसा उठा के ले जाएगा ना खरीदने के लिए शराब। और आज की कई तस्वीरों में लोग सुबह ही पी पा के वहां पे पड़े हुए थे। आप देखिए कि एक तरफ पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है, ये सब करा रही है, अब वो पूरा का पूरा ध्यान उनका डाइवर्ट हो गया। मैं आखिरी में आपके कमेंट्स इस पर जानना चाहती हूँ। बहुत दुखद था। तो मैंने जब फेसबुक में लिखा कि ये तो जमातियों से भी ज्यादा खतरनाक निकल गए। अब उसमें कई लोगों ने कहा कि इसका मतलब अब वो तो उसको ट्विस्ट करते हैं कि आप जमातियों को मानते हैं। हमने कहा नहीं, जमातियों को भारतीय जनता पार्टी जितना खतरनाक मान रही थी, उससे कई गुना खतरनाक तो ये काम कर दिया आज। लाइनों में 2-2 किलोमीटर, जैसे काजमी साहब कह रहे हैं कि जितनी लंबी लंबी लाइन मैंने देखी, और मैं आपको बताऊं कि कई जगह तो मैंने उन लोगों को लाइन में शराब की दुकानों के देखा जो राशन के लिए हमारे पास लाइन में लगे थे, वो लोग खड़े थे। तो शराब तो नशा है, एडिक्शन है। अब शराब जैसी आपने खोली, जिस प्रकार से आपने खोली, मैं समझता हूँ बहुत पुअर प्लानिंग थी। और ये केवल देहरादून में नहीं, पूरे देश में जो आज दिल्ली से लेकर के और अलग अलग प्रदेशों से जो तस्वीरें आ रही थी, वो बड़ा घबराहट पैदा कर रही थी। और देखिए इसके नतीजे क्या होते हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत ही खराब निर्णय था जिस तरह से खोलने का निर्णय हुआ। देखिए शराब प्रोहिबिशन तो नहीं है, लेकिन जो हालात है, लॉकडाउन है, इतना बड़ा खतरा सामने है, और उसके बाद आपने शराब केवल राजस्व के लिए खोल दी, ये खराब निर्णय। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि पान की दुकानें भी तो खुल रही हैं। एक तरफ थूकना मना है, दूसरी तरफ पान की दुकानें खुलेंगी तो लोग पान खाएंगे तो थूकेंगे नहीं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या हमारे पास कोई सोच, कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी बनाने के लिए लोग होते भी हैं, या कोई भी कुछ भी बना देता है? धस्माना जी, प्लानिंग की जरूरत क्या है? प्लानिंग की जरूरत क्या है? सब कुछ कर दीजिए, उसके बाद फूल बरसवा दीजिए, उसके बाद दिया जलवा दीजिए, उसके बाद ताली बजवा दीजिए, और कुछ ना मिले तो जमाती पकड़ के ले आइए। नहीं, और कुछ ना मिले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नेशनलिज्म करते रहिए। हाँ, करते रहिए इसको। 10, ये मैं बड़ी अच्छी बात आपने कह दी, 10 सैनिक 3 दिन में शहीद हो गए। आज भी 3 सैनिकों के शहादत का समाचार आ रहा है, बड़ा दुखद है। कल 5 हमारे कर्नल, सीओ लेवल का आदमी, मेजर, और 3 और हमारे बहादुर सैनिक, और उससे पहले उत्तराखंड के 2 सैनिक, ये 10 शहादतें 3 दिन में हो गई हैं। आप लगाइए, ये हालात है। इस पे हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि कहाँ-कहाँ कैसी-कैसी बातें होती हैं, बहादुरी की बातें होती हैं, 56 इंच की बातें होती हैं, लेकिन देश के सैनिक, उनकी जानें जा रही हैं, उनकी डेड बॉडीज आ रही हैं। ये बहुत दुखदाई है। मैं आपके इस शो में उन तमाम शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगा, और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करना चाहूंगा। पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने उन सैनिकों के लिए जिनकी वजह से आज हम हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। ईश्वर इनके परिवारों को हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में, और इन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरा देश आपके साथ है। इसी के साथ आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुजाता जी।